बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आज इसी का इंतजार था। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला आया। ये मामला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, सभी मांगे खारिज की जा चुकी हैं। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सभी मांगे खारिज हो चुकी हैं। 100% तक पर्ची की गिनती मामले को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का पक्ष रखा गया था कोर्ट के सामने और फैसला रिजर्व कर लिया गया था। अब वीवीपैट मामले में सभी मांग खारिज कर दी गई है। अजय जी, जल्दी से बस ये समझना चाहती हूँ, बैलेट पेपर की मांग को लेकर, वीवीपैट को लेकर याचिका खारिज कर दी गई। आज के दिन एक तरफ जहां पर इलेक्शन हो रहा है, सेकंड फेज ऑफ वोटिंग, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कितना इंपॉर्टेंट माना जाए? देखिए, इस फैसले को इस तरह से आंकना चाहिए कि 4 जून को मतगणना से पहले यह फैसला आना था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इस फैसले के साथ एक बार फिर चुनाव आयोग की प्रणाली, ईवीएम और वीवीपैट, इसे लेकर जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। उस पर जो सवाल उठाए जा रहे थे लगातार, और एक मत भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी कि पूरी की पूरी व्यवस्था दीमक लगी हुई है, चरमराई हुई है, और इसे इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हमेशा सुनिश्चित की जा सकती है। इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल जब अपने बयान रिजर्व किया और अपने फैसले को रिजर्व किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकारों पर टीका टिप्पणी सिर्फ कहा सुनी के आधार पर नहीं कर सकते। किसी प्राइवेट सर्वे या आकलन के आधार पर हम इन तमाम बातों को सामने नहीं मान सकते जब तक कि आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। ईवीएम को लेकर जो मैनिपुलेशन की बात कही जा रही थी बार बार, उसे लेकर टेक्निकल सवाल कई मुद्दों पर पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, और उन्होंने पाया कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिए जा रहे थे अपने आप में पुख्ता थे। मसलन सबसे पहली बात, ईवीएम को आप सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं जब आप उसे पहली बार इंस्टॉल करते हैं, आप उसके बाद ये रीप्रोग्रामेबल नहीं है। यह बात अभी तक जनता के बीच में पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह बात पूरी पुख्ता तरीके से सामने आएगी। इसके साथ साथ यह भी दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि ईवीएम को वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट बात रखी थी कि इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, और जब तक उसे लैन यानी कि केबल से आप नेटवर्क में कनेक्ट नहीं करते, और वो नेटवर्क का सर्वर इलेक्शन कमीशन के पास है जो कि इंडिया नेट से जुड़ा हुआ है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनकमिंग है ना आउटगोइंग है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ईवीएम में एक बार जब लॉक कर दिया जाता है और उसका फंक्शन को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसे सिर्फ डेटा निकाला जा सकता है, उसमें डेटा डाला नहीं जा सकता। ये तमाम बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है पूर्णिमा। लेकिन ये भी कहा था कोर्ट ने कि चुनाव आयोग पर हमको भरोसा करना होगा इस मामले को लेकर। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा, कुछ सवाल पूछे गए, उसकी डिटेल्स दी गई, लेकिन फिर भी आपको लगता है, क्योंकि ये मामला तो पहले भी पहुंच चुका है, जब नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ा दिए गए थे, पर्चियों के मिलान की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया, 1 से 5 उनको किया गया, इसके बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि इलेक्शन के बाद ईवीएम वीवीपैट, और उससे पहले भी, अब तो हम देख रहे हैं कि पहले भी हो रहा है। देखिए, इस विवाद को लेकर हमें इसकी जड़ पे जाना चाहिए। ईवीएम 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से सर्वाधिक पूरे देश भर में इस्तेमाल किया जाता रहा। 2009 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस पर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त LK आडवाणी साहब की अगुवाई में इस पर सवाल खड़े किए गए थे, किताब भी लिखी गई थी जीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। लेकिन उसके बाद तथ्यों के आधार पर जो थोड़ी बहुत त्रुटि थी ईवीएम में, उसे पूरे तरीके से दूर यूपीए सरकार के दौर में ही कर लिया गया था। उसके बाद से ईवीएम पर तमाम सवाल उठे, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, राज्यों में कांग्रेस जीत रही है या अन्य अप्रत्याशित नतीजे सामने आ रहे हैं, और अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही तो उस पर सवाल खड़े किए जाए, तो ये मैनिपुलेटेड मैन्युफैक्चर्ड डील है। कुछ सेकंड्स अगर आप मुझे देंगे तो सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से इस पूरी खबर की और डिटेल सुमित से समझ लेते हैं। सुमित, जल्दी से मुझे बताइएगा, फैसला रिजर्व था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते वक्त क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुझाव क्या दिए गए, और कौन कौन सी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रही? देखिए, प्रशांत भूषण की ओर से जो एडीआर ने जो संस्था है और 2 अन्य याचिकाएं दायर की गई थी और 2 मांगे उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वीवीपैट पर्चियों का 100% जो है मिलान किया जाए, और दूसरी मांग, अगर 100% मिलान ना किया जाए तो
बैलेट पेपर से चुनाव कराई जाए। दोनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में और खासकर जो चुनाव आयोग ने जो तमाम दलीलें दी थी, उससे ये प्रतीत होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जो संभावना है वो ना के बराबर है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अलग अलग फैसला लिखा था, लेकिन जो दोनों जो फैसला था वो सहमति का फैसला था, यानी कि याचिका खारिज करने के पक्ष में फैसला था। कोर्ट ने एक 2 डायरेक्शन दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला डायरेक्शन ये है कि इस पूरे मसले को लेकर जो सिंगल यूनिट जो है उसको 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाए, यानी कि सील रखा जाए, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही थी, उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कहा था कि जब चुनाव होने के बाद 45 दिन तक जो है उसको हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि उससे आपको सिंगल यूनिट को आपको सील करना होगा 45 दिन के लिए। तो निश्चित तौर पर जो खासकर 2 मांगे उठाई गई थी, ईवीएम पर जो सवाल उठाया गया था कि 100% पर्चियों का जो मिलान है वीवीपैट से कराया जाए, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं जो एडीआर संस्था थी प्रशांत भूषण की, उनको एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से जरूर लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जो छेड़छाड़ की जो संभावना थी उसको सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और भविष्य के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की बार बार जो मांगे उठती हैं वो मांगे जायज नहीं है। बिल्कुल, और लगातार ये कहा ही जा रहा था कि आप कहां जाना चाहते हैं, कौन से युग में आप प्रवेश करना चाहते हैं अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराना हो। सुमित, मैं लौटती हूँ। सर्वेश जी, इस पर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अजय सर उससे पहले ये विपक्षी दलों के लिए लोकसभा चुनाव में एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर था, जिसका बार बार वो इस्तेमाल करते थे, जिसको लेकर बार बार स्टेटमेंट्स आते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष के इस ब्रह्मास्त्र को फेल कर दिया है अपने फैसले के साथ? देखिए, इसमें न सिर्फ विपक्ष की बात कहें बल्कि उन तमाम हम कहेंगे एक्टिविस्ट की बात को भी आज खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले को सामने रखा था, उन्होंने कई तकरीरें सामने रखी थी। उसके साथ साथ एडीआर, जो कि देश में चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराए जाने को लेकर और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को उजागर करने में एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और उसकी भूमिका देश में काफ़ी चर्चित भी रही है। इन तमाम संस्थाओं ने भी ये सवाल उठाया था कि ईवीएम को बड़े पैमाने पर मैनिपुलेट किया जा रहा है और इसमें मैनिपुलेशन इस आधार पर है कि एक पर्टिकुलर दल इसका फायदा उठाता चला जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट है। अगर ऐसा होता तो क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती? अगर ऐसा होता तो बंगाल में क्या ममता बनर्जी की सरकार बनती? ऐसा होता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, केरल में यूडीएफ की सरकार होती, कर्नाटक। तो इस तरह की बातें अपने आप में सही नहीं मानी जा सकती। इसके बावजूद ये संदेह, ये संशय लगातार उठाया गया है और ये समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा और उसके साथ साथ राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया गया है। इस तरह का अविश्वास, देखिए, अविश्वास अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसके लिए आपके पास साक्ष्य हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया था कि आप आइए, ईवीएम की जानकारी लीजिए, उसके आधार पर इसे हैक करके दिखाइए। किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने ईवीएम को हैक करना तो दूर, उस मीटिंग में हिस्सा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। हैकेथॉन का जिक्र सर आप कर रहे हो जो उस दौरान किया गया था, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन जो प्रोसेस होता है जिस तरीके का, हर जगह जितने भी सेंटर्स होते हैं वहां पर अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ईवीएम निकलने से लेके, पोलिंग बूथ से लेके, ईवीएम के वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने तक हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव और सब कुछ चेकलिस्ट होता है। आपने देखा। अच्छा, प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया उससे पहले एक बार। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर
और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्नट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated. तो आपने सुना प्रशांत भूषण को, उनकी तरफ से क्या कहा गया। इससे पहले भी प्रशांत भूषण की दलीलें हैं जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। अजय सर, अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हो, वरना सर्वेश जी के पास। देखिए इसमें जी प्लीज अजय जी, मैं अभी वोट दे के आया हूं अजय जी, और वहां पे जैसे ही मैंने बटन दबाया, अपनी जो भी पार्टी को मैंने वोट दिया, और वहां पे वो साउंड आता है, बगल में वो मशीन जो वीवीपैट हमें दिखता है, और वहां वो प्रॉपर क्लियर दिखता है कि आपने किसको वोट दिया है, वो सिंबल दिख रहा है पार्टी का। उसके बाद देखिए अभी प्रशांत भूषण जी इतना सुप्रीम कोर्ट के लथाड़ने के बावजूद, लथाड़ना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस दिन माननीय जज साहब ने बोला था कि मैं 60 साल का हूं और मैं देख रहा हूं इतने दिन से हमारे भारतवर्ष में चुनाव पहले किस तरीके से होते थे, जब पेपर बैलेट बॉक्स किस तरीके से लूटे जाते थे और क्या क्या नहीं होता था, और इतनी एक जो साफ सुथरी प्रक्रिया है उस पे अननेसेसरी सवाल उठाना। अभी जैसे अजय सर ने भी बोला और आप लोगों ने भी, हमने भी देखा कि भाई कर्नाटक आप जीत जा रहे हो, अरविंद केजरीवाल लैंडस्लाइड विक्ट्री से पंजाब जीतता है, दिल्ली 2 बार जीतता है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीतता है दिल्ली में, तब तो ईवीएम ठीक है। बीजेपी अगर कहीं जीत रही है, क्लीन स्वीप कर दे रही है, तो ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। ये केवल और केवल अलग जनता को पैटर्न इस बार भ्रमित कैसे करना देखने को मिला है सौरभ जी? अलग पैटर्न ये देखने को मिला है, अमूमन पहले जब नतीजे आ जाते थे उसके बाद ईवीएम पर चर्चा होती थी कि ईवीएम और किस तरीके से फेवर कर रही है, लेकिन इस बार पहले ईवीएम और बाद में चुनाव, फिर उसके बाद नतीजे आएंगे। देखिए, जब मुझे लगता है जो 2019 के बाद का इलेक्शन है, उसके बाद से राजनीति में एक बदलाव ये हुआ है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम को पहले, चुनाव के पहले ठीक इसलिए लाने लगती है कि बाद में उस पर जो है आराम से उस पर जो है वो दोष मर सकें कि भैया ईवीएम था तो हम चुनाव हार गए। और आज की डेट में कहीं ना कहीं ये हताशा और निराशा जाहिर करती है कांग्रेस पार्टी की। अगर जीत गए तो नहीं, देखिए, अगर जीतने वाले लोग पहले ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं मशीनों पे। आप जिस लोकतंत्र में चुनावी माहौल में हैं और आप उसके पहले ही कोर्ट में चले जाते हैं ईवीएम को लेकर के। अभी जैसे अजय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने वर्षों से आपने कवरेज किया है, अभी आप देखिए कि आप जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें आपका प्रशासन, आपके मुख्यमंत्री, सारी व्यवस्था आपकी, उसके बाद भी तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते थे। वहां पर आपने ईवीएम पे भरोसा किया, लेकिन आप हार गए। अब हिमाचल में आप जीत करके आए, कर्नाटक में जीत करके आए।
देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहती है तो वो हिट विकेट होती है, और जब विपक्ष में रहती है तो लगातार नो बॉल फेंकने का प्रयास करती है। अभी जिस प्रकार से इनके लगातार एक से एक नेता के बाद सैम पित्रोदा जी आकर के उन्होंने बहुत बड़ी नो बॉल फेंक दी, वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, 19 में फेंकी थी उन्होंने, वो इस प्रकार से फेंकी कि भैया आपकी जो संपत्ति है उसमें से 55% जो है वो लेकिन आइए हम अभी ईवीएम की चर्चा पर ही रहे, हम राजनीति की बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर आज अभी आप ईवीएम की इस पूरी चर्चा को देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल उठाना एक नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी जिम्मेदार नागरिक की, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं, और तथ्य अभी तक ईवीएम या वीवीपैट के इस मिलान को लेकर कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर, उसे अभी तक शब्दशः अक्षरशः पालन उसका किया जा रहा है। 5% वीवीपैट का मिलान किया जा रहा है और वो रैंडम है, रैंडमली सिलेक्टेड है 5 असेंबली सेगमेंट्स के, जो कि किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में है, और उसके आधार पर यह काम किया जा रहा है, जो कि तमाम विधानसभा में भी किया जा रहा है। इस पर सवाल उठाना अपने आप में इसलिए गलत है कि आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए, कोई इंपेरिकल डेटा कहीं से कुछ तो हो। कुछ प्राइवेट पार्टीज लोगों के कहने पर, एक ओपिनियन पोल के आधार पर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में फला चीज खत्म हो गई, और वो भी इस देश में जहां पर 144 करोड़ की आबादी है, 98 करोड़ लोग मतदाता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना सैंपल साइज रखेंगे। बहुत ज्यादा कर लेंगे तो 1 लाख कर लेंगे, क्या 1 लाख लोग तय कर सकते हैं कि 98 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, देयर इज अ लिमिट टू एक्सट्रपलेशन। मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स के आधार पर भी आप इसे किसी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते। आज के डेट में लोकनीति या इस तरह की तमाम संस्थाएं भी जो सर्वे करती हैं, 24,000, 25,000, बहुत ज्यादा तो 1 लाख, आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन बिल्कुल सही है? मार्जिन ऑफ एरर 3% तो हर कोई लेकर चलता है। 2 सेकंड के लिए बाड़मेर के प्रत्याशी रविंद्र भाटी हैं, उनसे हमारे संवाददाता खास बातचीत कर रहे हैं, पहले वो सुनाइए। अच्छा, आप हरीश ये भी कह रहे हैं कि ए और बी टीम, तो आप मुकाबला किससे मानते हैं? वो तो भाजपा की ए बी टीम बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये और इनके कैंडिडेट किसकी ए और बी टीम है। कल तक तो ये लड़ रहे थे कि साहब आरएलपी मेरे साथ है, वो कह रहे थे मेरे साथ है। ये खुद कंफ्यूज है कि ये किस तरफ है। कुछ दिन पहले जिनको ये अपना अपोनेंट बता रहे थे, आज उनके साथ में बैठे। तो आप पहले खुद तय करें कि आप कहाँ हैं। मैं तो साहब दोनों पार्टियों से लड़ रहा हूँ। आज की डेट में ये दोनों पार्टियां तमाम तरीके का कंडे अपना रहे। कोई देशद्रोही कह रहा है तो हेलीकॉप्टर कह रहा है, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि सर ये ऊंट की तरह घूम रहे हैं। थे लांठा हो के वो कहे नहीं कि निर्दलीय धीरे धीरे कमजोर होता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, थाना लागे सकल मीना मारो और हूँ आपने विश्वास बैठो कैसे का बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता मैं मिली है, और ये चुनाव रविंद्र को नहीं, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता चुनाव लड़ रही है। और निश्चित तौर माते पक्ष और विपक्ष दो ही जो आज एक और चुनाव लड़ रहा है, यहाँ जवाब देने वास्ते भी मार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता तैयार है। मैं फिर आऊंगा, एक सवाल आ रहा है, अदिति शायद सवाल पूछना चाह रही है। अदिति, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं, बताएं। वक्त आप सुन रहे थे, और आइए वापस लौटते हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त इन्हीं तस्वीरों के साथ हो चला है, क्योंकि 88 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। प्रत्याशी अपने लिए वोट मांग चुके हैं जनता से, और जनता ने वोट देना सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया है।